ये ऑफिस है। मैसेज करें क्या सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए? हाँ, एक बार व्हाट्सएप में डाल दो मैसेज। इतना आपको ये पता है ना कि जब हम लोग np.array करते हैं और एक मतलब ये नॉर्मल 3 4 5 6 लिखते हैं, एक लिस्ट अरे बनाते हैं, तो उसका जब शेप चेक करते हैं तो मान लीजिए 4 एलिमेंट है तो 4 कॉमा ब्लैंक रहता है, राइट। तो लेकिन जब हम लोग उसको मान लीजिए स्लाइसिंग करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो हम मतलब उतना हमको पता था कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों पता था ये कल पढ़ाते पढ़ाते क्लिक हुआ हमको। हम आपको दिखाएं क्या? हाँ दिखा। ओके, एक्सेल में ही दिखाते हैं। विजुअल होगा तो बताइएगा। तो मान लीजिए जब हम एक अरे बनाते हैं, उसमें 1 2 3 4 मान लीजिए एक अरे बनाए और इसको लिखे। स्क्रीन आ रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ एक्सेल में ही कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, तो 1 2 3 4 बनाए, तो इसका जब शेप प्रिंट कराएंगे तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अगर 4 एलिमेंट है तो 4 कॉमा और कुछ नहीं मतलब इसको अभी तक इसका एक एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, तो इसको पता नहीं है कि ये रो है या कॉलम है, मतलब इट कांट टेल दैट इट इज वन सिंगल रो और ये रो है कि एक सिंगल कॉलम है। तो अगर मान लीजिए इसका स्लाइसिंग करते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए था, तो ए ऑफ अगर हम करते हैं कि शुरू से लेके अंत तक, या इसको कर देते हैं कि डायरेक्ट ए ऑफ 0 0 to 1 कोलन सारा कुछ कोलन एवरीथिंग, अगर ये करते हैं तो मतलब ये क्या बोल रहा है, हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं 0th रो से 1 एक्सक्लूडेड मतलब खाली 0। तो जब ये रिजल्टेंट होगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा मतलब इसमें एक रो है तो 1,4, राइट, 1,4। तो इसका एक्सप्लेनेशन मतलब जो हमको समझ में आया, और सेम चीज का अगर इस पर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि सारा रो हमको चाहिए और कॉलम में हम करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक कोलन कोलन -1, तो इसमें हो जाएगा अपना से 4 कॉमा 1 मतलब 4 रो है और एक कॉलम है। तो ये एक्सप्लेनेशन मतलब ये तरीका सही है, मतलब ये हम सोच रहे थे कि इस टाइप से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें जब नॉर्मल अरे बनाते हैं तो इसमें मेरा कोई सेकेंडरी एक्सेस नहीं है, और जब हम लोग रो या कॉलम पे
ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक एडिशनल एक्सेस डाल रहे हैं। मतलब एक अरे को एक मैट्रिक्स में बना सकते हैं, तो मैट्रिक्स में दो तरीके से बना सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो, और नहीं तो उसको दूसरा तरीका से बोल सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 4 रो है और हर एलिमेंट रो में एक ही कॉलम है मतलब। करेक्ट। हाँ, तो मतलब वही हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर ये एक्सप्लेनेशन हम किसी को बोलते हैं तो बट ये मेरे को इतना लगता है कि ये जब इवेलुएट करते हैं तब इसका मेजर करते हैं कि शेप क्या है, मतलब बाकी एक्सेस क्या है। तो इसीलिए जब तक तुम इनिशियलाइज कर रहे हो तब उसको पता नहीं है कि उसके करेक्ट। कॉलम है या फिर और कोई थर्ड डायमेंशनल या इन डायमेंशनल एक्सेस है या नहीं। बट उसमें जब तुम ऑपरेट करते हो, स्लाइसिंग करते हो, तो वो पूरा चीज मेजर करता है कि इसका कितना सारा एक्सेस है प्रेजेंट। करेक्ट करेक्ट। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। इसको हम स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हम्म, हम्म। शेखर, सितार, सब ये है। और आशित वो दूसरा कौन है हम लोग का, जो हाँ सौम्या, वो पे शायद पिंक किया हूँ, देखता हूँ ज्वाइन करे तो ज्वाइन करेगी, वरना स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, नहीं तो बाकी ये संदर्भ, डाल हाँ थर्ड संदर्भ वन। यहीं पे है, मतलब संदर्भ मेरे साथ ही है। अच्छा, हम्म, तू कहाँ पे है अभी? मैं तो नोएडा में हूँ, वो नोएडा हुआ है। अच्छा, सही है सही है। चलो ठीक है, ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, यही कवर करना है ना वेब एप आज हम लोग को। हाँ, चलो ठीक है। कोई रिसोर्स होगा तो तू उसमें क्या बोलते हैं चैट में डाल दे, मैं उसको तो नोट करके इसमें शेयर कर दूंगा ठीक बाकी। है, फॉलो अप रिसोर्स में सेंड कर दूंगा। अब मैं टॉपिक कवर कर लेता हूँ। पहले इंटरनेट की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट स्टार्ट कैसे हुआ, वेब वन 1.0 क्या था, 2.0 क्या था, और 3.0 जो करंट फेज पे जो वेब एप्लीकेशन है वो क्या है। बेसिकली अर्ली 90s से वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। इंटरनेट के बूम के बाद इंटरनेट CIA ने बनाया था अपने डेटा बैकअप के लिए, और उसके बाद वो जैसे जैसे उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती गई, यूजर बेस बढ़ते गए। और जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ते गए, लोगों को इंटरनेट का एक नया यूज केस मिला, जहाँ पे वो अपना एप्लीकेशन, अपना इंटरफेस एक एड्रेस पे होस्ट कर सकते थे, जिससे उनकी जो रीच थी वो बढ़ रही थी। इसमें एक और जो बहुत ही फेमस टर्म है वो है .com बबल, जिसको बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया था। तो वेब 1.0 जब इनिशियली स्टार्ट हुआ, ये स्टैटिक वेब एप्लीकेशन था। तो स्टैटिक वेब एप्लीकेशन एज इन कि लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन होस्ट करते थे, वेबसाइट बेसिकली, एप्लीकेशन नहीं, जहाँ पे उनके कंटेंट एक किसी एक एड्रेस पे अवेलेबल था। हर बार कंटेंट चेंज करने के लिए कोड चेंजेस करने पड़ते थे और रीडिप्लॉय करना पड़ता था वेब एप्लीकेशन। ये चलता रहा टिल वेब 2.0 आया। तो वेब डॉट 1.0 में मेजरली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। ये जनरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे चलता था। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज था, CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज था, और जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। और इनको यूज करके कुछ ज्यादा किया भी नहीं जा सकता था। तो ये एक स्टैटिक एप्लीकेशन के तौर पे एक पेज को होस्ट करता था। जैसे मान लो कि कोई शॉप का एड्रेस, मान लो कि कोई एक शॉप का वेबसाइट जिसमें सिर्फ उसका कैटलॉग दिख रहा है, पर ना आप ऑर्डर कर सकते हो ना आप प्लेस कर सकते हो, बस आप देख सकते हो कि वो शॉप है कहाँ पे और क्या क्या बेचता है, और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। इतना मेयर चीजें आपको एक इन्फॉर्मेशन पे मिल सकती थी। अर्ली 90s के टाइम का ये सीन था इंटरनेट को लेके। वेब 2.0 जैसे जैसे प्रोसीड हुआ, तो वेब 2.0 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने लगे। तो अलोंग विद दिस जो यूआई इंटरफेस बना, इसके साथ साथ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटीग्रेट करना चालू किए। सबसे मेजर पॉइंट था इसका डेटाबेस। यही टाइम था जब PHP इन्वॉल्व हुआ। PHP आया और PHP के थ्रू वेबसाइट बनने चालू हुए। PHP का सबसे पावरफुल पॉइंट ये था कि उस समय PHP एक तो इसके साथ बाइंड हो सकता था, जो UI टेक्नोलॉजीज थी।
साथ में ये डेटाबेस के साथ बाइंड हो सकता था। तो फेसबुक फॉर से एग्जांपल, फेसबुक PHP पे लिखा गया जिसपे हम नया पेज क्रिएट कर सकते थे विदाउट एनी एडिंग अ कोड। तो जैसे कि अगर फेसबुक पे लॉगिन करता हूँ तो मेरा एक प्रोफाइल का पेज क्रिएट होगा, पर हम कोड डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस समय जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो PHP था, .NET आया। ये सारे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब 2.0 में फेमस हुए। और इस पे बेसिकली एक डायनेमिक कंटेंट आने चालू हुए रेदर देन स्टैटिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट स्टैटिक कंटेंट में मेन डिफरेंस ये है, स्टैटिक कंटेंट चेंज कर, अगर मुझे चेंज करना होगा मैं कोड को दोबारा चेंज करूंगा HTML CSS लेवल पे और रीडिप्लॉय करूंगा। डायनेमिक कंटेंट पे मुझे कोई कोड चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। विद अ क्लिक ऑफ बटन और विद साइन अप और साइन इन ऐसे किसी ऑप्शन के साथ मैं अपना डेटा सेव कर सकता हूँ और एक नया पेज रीजनरेट कर सकता हूँ विदाउट adding a code or without going through a process of deployment. अभी वेबसाइट करेंटली 3.0 के स्टेट पे है, जो बिगनिंग फेस है 3.0 का, जहाँ पे AI ML और ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, जिसमें से फॉरमोस्ट जो मोस्ट कॉमन नोन चीज और जो लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ब्लॉकचेन रिलेटेड था। तो जितना भी क्रिप्टो करेंसी आया ये सारा ब्लॉकचेन पे बना हुआ था, और करेंटली लोग इसको प्रसू कर रहे हैं वेब 3.0 को। इस आर्किटेक्चर समझते हैं कि वेब वेब 3.0 और 1.0 2.0 का जर्नी कैसा रहा। तो पहले वेबसाइट में सिर्फ ये दो आइटम होते थे, एक फ्रंट एंड होता था, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था, फ्रंट एंड के पास रिक्वेस्ट आता था, फ्रंट एंड के पास जो भी डेटा होगा वो उसको क्लाइंट को डिलीवर करेगा। ओवरऑल ये रिक्वेस्ट काम कैसे करता है, तो ये सारा जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो ट्रांसमिशन ऑफ वो होता है, यूज होता है, उसको बोलते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे एग्जांपल है कि अगर आप अपने डोमेन पे एक एड्रेस डाल रहे हो, URL डाल रहे हो अपने इस पे URL पे, वो URL DNS के थ्रू रिजॉल्व होगा। भैया DNS बता दीजिए। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। तो इसमें इन जनरल क्या होता है कि जैसे हमारा सिस्टम है, हम सिस्टम ऑन करते हैं और हमको अपने सिस्टम पे एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है, जो भी हमको दिख रहा है स्क्रीन पे वो सारा चीज OS मेंटेन करता है। अ, और ये विद इन सिस्टम है। अगर मुझे इसको अगर लाइव लेके जाना है कि मैं किसी भी URL के थ्रू किसी पेज को ओपन कर लूं, तो उसके लिए मैं एक होस्ट लेता हूँ। वो होस्ट मैप होता है एक IP एड्रेस से। तो वो IP इट्स जस्ट लाइक एड्रेस। आप मान लो कि आपका घर का एक लोकेशन है, आपके घर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? आपके घर का आइडेंटिफाई किया जाता है आपके घर के एक नंबर से, हाउस नंबर दिस दिस दिस, दिस सिटी दिस स्टेट। इस तरीके से एक लेटर आपको थ्रू आउट वर्ल्ड आपको रीच करती है। सेम प्रोसेस होता है कि एक होस्ट का एक IP एड्रेस होगा जिससे उस होस्ट को रीच आउट किया जाएगा। होस्ट मतलब वर्चुअल सिस्टम, आप समझ लो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में आपका कंप्यूटर का एक CPU ऑन करके रखा गया, उस CPU को रीच करने का तरीका है IP एड्रेस। अभी उसका एक मतलब ये IP एड्रेस तो ठीक है, अभी मैं 1 2 3 मतलब IP एड्रेस एक न्यूमेरिकल फॉर्म रहता है, और मैं 1 2 3 करके एक मतलब इस लिंक को खोल के मतलब याद भी नहीं रख सकता हूँ इसको, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी मेंटेन की गई, जिसको जो जो डोमेन नेम को सेव करके रखते हैं उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जिनके पास सारे डोमेन के लिस्ट होंगे वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करते हैं डोमेन रिलेटेड, जैसे कि फेसबुक।
अभी ये फेसबुक एक्चुअल में कंप्यूटर के लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं रखता। कंप्यूटर के लैंग्वेज में न्यूमेरिकल वैल्यू जो आईपी एड्रेस होते हैं वो मीनिंग रखते हैं। तो डीएनएस इनके बीच का लेयर होता है, डोमेन और होस्ट के, जहाँ पे अगर मैं ये टाइप करूं, वो डीएनएस के थ्रू जाके रिजॉल्व होके राइट आईपी को पॉइंट करके वहां से मेरे लिए फाइल आके मेरे ब्राउजर पे सर्व करेगा। ये क्लियर है क्या? तो जनरली वेब 1.0 पे जो आर्किटेक्चर था वो यही था कि ये डीएनएस यूज करके और होस्ट यूज करके एक, और होस्ट भी ऐसा था कि एक्चुअल में वो फिजिकल मशीन थी जो 24 आवर्स रन करते रहती थी, और उसको यूज करके हम लोग एक स्टैटिक वेब HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख के डिप्लॉय करते थे। वेब 2.0 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बैकएंड्स आए अलॉन्ग विद डेटाबेस। इस सिनारियो में क्या हुआ कि फ्रंट एंड कुछ पेजेस लोड करेगा, मगर वो डायनेमिकली कंटेंट रेंडर कर सकता है। डायनेमिक कंटेंट रेंडर मतलब कि रेदर देन हर कंटेंट यहाँ बैठने के बजाय वो डेटाबेस में जा सकता है, पर फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकता। वेब 2.0 पे सब जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज उस समय जो बना वो पीएचपी बना, जो बैकएंड कोड करने के काम आता था। और पीएचपी के थ्रू लोग डेटाबेस कनेक्ट करते थे जहाँ से डेटा वो लोड करते थे। बाद में इसमें और भी ऑप्शन आए, जावा, पाइथन, जो कि एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे पर वेब डेवलपमेंट में यूज नहीं होते थे, पर इनको कंपेटेबल बनाया गया ताकि ये वेब एप्लीकेशन में भी यूज होना चालू की। कंपेटेबल इन बोथ द सेंस, ऐसे होस्ट प्रिपेयर किए गए जहाँ पे ये लैंग्वेजेस को डाला जा सके, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इन लैंग्वेजेस के लिए, टू बिल्ड अ वेबसाइट rather than just to building a normal desktop application। कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो? ऑडिबल है आशीष। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जो यूआई था वो इंटरफेस लेवल बना, उससे एक बैकएंड इंटीग्रेट किया गया लॉजिकल लेयर के लिए, बिजनेस लेयर के लिए बेसिकली, जो एक डेटाबेस से इंटीग्रेटेड रहता है। तो मान लो कि मैंने कोई मतलब सबसे एक बेसिक फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक फेसबुक में लॉगिन का रिक्वेस्ट सेंड किया, तो फ्रंट एंड पे मुझे एक फॉर्म आएगा लॉगिन करने के लिए जहाँ मुझे क्रेडेंशियल प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रंट एंड का सिर्फ इतना काम रहेगा कि वो एक इंटरफेस दे यूजर के लिए जो इजी टू यूज हो। वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा बैकएंड के पास, बैकएंड क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद वो डेटाबेस को रीच आउट करेगा वैलिडेशंस के लिए कि जो मैंने क्रेडेंशियल डालने हैं, आईडी पासवर्ड, वो करेक्ट है कि नहीं है। पोस्ट वैलिडेशन वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा आइदर विद सक्सेस और फेलियर। ये पूरे कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट रेस करता है, तो ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा। आइदर रिस्पॉन्स कैन बी सक्सेस और फेलियर, दोनों सिनारियो हो सकता है। सक्सेस का सिनारियो ये है कि मैंने आईडी पासवर्ड डाला और वो वैलिडेट हुआ, वैलिडेट के बाद वो मुझे ऑथेंटिकेट करके मेरे प्रोफाइल पे लेके जा रहा है। वो पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, मैंने आईडी पासवर्ड डाला पर मेरा अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, 404 यूजर नॉट फाउंड। तो मुझे बता रहा है कि जो मैंने आईडी पासवर्ड डाली है वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। वो फेलियर का एक सिनारियो है। तीसरा सिनारियो ये है कि इस इंस्टेंस ने रिक्वेस्ट जनरेट किया, यूआई इस रिक्वेस्ट को बैकएंड तक लेके गया, मगर इनके बीच का नेटवर्क कॉल चालू नहीं है, समहाउ ये इंस्टेंस रीचेबल नहीं है। तो वो रिस्पॉन्स हुआ 500 सर्वर टाइम आउट, कि एक सेट ऑफ टाइम डिफाइन किया गया कि ये इंस्टेंस इतने सेकंड्स तक इसके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगा। अगर ये उतने देर में रेस्पॉन्स सेंड करता है, गुड एंड वेल।
वरना सर्वर टाइम आउट हो जाएगा, यूआई को मतलब क्लाइंट को अपडेट कर दिया जाएगा कि सर्वर टाइम आउट हो गया। ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों थी? ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए थी ताकि जो भी चीज हो रही है वो क्लाइंट को पता चले, उसको क्लियर आइडिया रहे कि एक्चुअल में ये पूरे कम्युनिकेशन के बीच में क्या हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि उसने रिक्वेस्ट रेज किया, वो फेल हो गया और यूआई को रिस्पॉन्स बैक नहीं भेजा गया इंटरफेस लेवल को, और क्लाइंट वेट कर रहा है कि उसका जो उसने रिक्वेस्ट रेज किया उसका रिस्पॉन्स अभी भी आएगा 2 घंटे बाद भी। तो इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन जो इंटरफेस लेवल पे डिफाइन किया गया वो बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से किया गया कि हमेशा कोई रिस्पॉन्स आएगा जो क्लाइंट को अपडेट किया जाएगा। वेब 3.0 में बेसिकली इस लेयर को और इनहेंस किया गया और टेक्नोलॉजीज आई, एआई, एमएल, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ, बाकी और हम लोग इंजन के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है जैसे कि ये डेटाबेस डेवलपर के पास एक्सेस होता है और इस डेटाबेस पे मैं कुछ भी चीज मॉडिफाई कर सकता हूँ। ब्लॉकचेन में ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और ये आया कि आप ब्लॉकचेन को यूज करके एक ऐसा डेटाबेस प्रिपेयर करो जो जो डेवलपर या किसी भी इंस्टेंस के पास ना हो, जहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड अगर जाए तो मैनिपुलेट ना हो पाए, मतलब उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करके चेंज ना कर सको। इसी इसी बेस पे क्रिप्टो काम करता है कि मैं क्रिप्टो की वैल्यू या मैं बिटकॉइन की वैल्यू किसी भी डेटाबेस में लॉगिन करके चेंज नहीं कर सकता। इसका मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्रिप्टो के अलावा भी और बहुत सारी चीजों में हुआ, जहाँ पे मतलब अभी जो इवॉल्व हो ही रहा है। एनएफटी एक और नॉन फंजिबल टोकन्स, ये भी ब्लॉकचेन बेस्ड बनाए गए, जहाँ पे किसी एक टोकन का एक ओनरशिप अगर डिफाइन हो गया है तो वो कोई डेटाबेस पे जाके चेंज नहीं कर सकता। वो ओनरशिप उसके पास रहेगा अनटिल अनलेस वो ओनरशिप दूसरे को पास ऑन नहीं करता, पर वो हिस्ट्री मेंटेन रहेगी कि इसका पहला ओनर कौन था। तो ये दो हम्म। दो और एग्जांपल भैया इसमें ऐड कर सकते हैं जो इंडस्ट्री में लोग अभी सोच रहे हैं यूज करने का। पहला है कि सप्लाई चेन डोमेन में, कि लॉजिस्टिक में, कि रियल टाइम लॉजिस्टिक, क्या हमारा सामान अगर वेयर हाउस से निकला तो डीसी या जो स्टोरेज है उसमें कहाँ जाते समय कहाँ कहाँ रुका। तो ये एक रियल टाइम, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। जो ऐसे इन जनरल होता है कि लोग अटका के रखते हैं या बोलते हैं कि अभी रास्ते में यहाँ वहाँ है, तो उसमें रियल टाइम दिखेगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि इन लेबर इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है कि टू ट्रैक द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज, कि अगर मैंने ब्लॉकचेन पे मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट का रजिस्टर करा दिया है, तो हर बार मैं जब जब भी नया ऑर्गेनाइजेशन चेंज करूंगा, मैं एक जगह उसका एक उस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे वहां पे मेंशन कर दूंगा कि जो कि बाद में चेंज ना हो पाए। तो ये दो एप्लीकेशन है जो अभी मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरनली प्रोजेक्ट्स में, तो सोचे कि बता दें। करेक्ट। दूसरा टॉपिक आते हैं हम, और मतलब इनके जो हम लोगों ने जो इंस्टेंस देखा आखिरकार उनके कम्युनिकेशंस कैसे होते हैं। आ, तो पहले जो ये पूरे कम्युनिकेशन प्रिपेयर किए गए वो यूज किया गया सोप। सोप इन डाइव नहीं जाएंगे, बस मैं नाम कवर कर रहा हूँ। सोप का एक फुल फॉर्म है, वो भी चेक कर सकते हो सोप क्या होता है। और बाद में एक और मेच्योर्ड जो कम्युनिकेशन मीडियम वो आया रेस्ट एपीआई। सो बेसिकली हमने ये समझा कि अच्छा ये कि अच्छा, तो पहले क्या आया कि पहले सीन ये बना कि पीएचपी पे थोड़ा वापस चलते हैं। पीएचपी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने का। तो अगर मैं ये पूरा एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? मतलब हम समझ गए कि अच्छा एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब जो हम हैं अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो एक डीएनएस के थ्रू एक होस्ट पे जाता है, वहां से यूआई से एक फाइल लेके आता है और वो सर्व करता है क्लाइंट को, और वो फाइल एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होके कुछ एक आउटपुट देती है। यहाँ तक हम क्लियर है? क्लियर समझे? पर ये बनता कैसे था? तो एक सर्वर स्पिन अप किया जाता था और इसी पे हम HTML, CSS और PHP की कोडिंग साथ में लिखते थे। ठीक है, और ये PHP के एक सर्वर पे चलता था। सर्वर हम लोग लेटर ऑन कवर करेंगे, बस अभी इमेजिन करो कि एक यूआरएल जिस पे ये रन होता था। साथ में इसमें एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस रहता था जहां से डेटा लेके आता था। अभी इस टोटल अप्रोच में एक प्रॉब्लम थी। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था,
जो भी एग्जिस्ट करती है कि वेबसाइट और ये इंटरनेट अभी भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट फेज पे है, ये अभी भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। मतलब हर अल्टरनेट डे पे आपको कुछ नया जानने मिलेगा कि कुछ एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है जो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे मेजर इशू ये था कि सिंस मैंने पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपना बना लिया है, और अभी क्या सीन है कि अगर मुझे पीएचपी भी डिच आउट करना है, हटाना है, तो भी मुझे पूरा एप्लीकेशन रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज टाइटली कपल्ड है। मेरा यूआई और बैकएंड एक ही सर्वर पे एक ही साथ रन कर रहा है और बहुत ही टाइटली कपल्ड है। तो इस ये मेन चैलेंज था जो लोग फेस कर रहे थे जब रेस्ट एपीआई जिसका एज अ सॉल्यूशन बाहर आया। तो मैं वापस चलता हूँ इस पे, करेक्ट, हाँ। तो मान लो और दूसरा चैलेंज ये था कि मोबाइल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इन्वॉल्व कर रही थी। तो सीन ये बना, मान लो कि ये एक इंस्टेंस है जो उसके लिए लिखा गया है, वेब एप्लीकेशन के लिए। ये वेब एप्लीकेशन मान लो कि एक एप्लीकेशन है जो आपको एयरलाइन का टिकट बुक करने देता है, और मुझे वेब एप्लीकेशन के अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। तो सिंस ये कुछ एक्सपोज नहीं कर रहा जिससे कनेक्ट किया जा सके, मतलब ये टाइटली कपल्ड है एक वेब एप्लीकेशन के तौर पे जिसको एक ब्राउजर पे ही यूज किया जा सकता है। इसकी कनेक्टिविटी एज अ मोबाइल एप्लीकेशन नहीं एक्सपेंड की जा सकती। ये दूसरा प्रॉब्लम था कि मैं इसको एज अ मोबाइल एप्लीकेशन एक्सपेंड नहीं कर सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता, बस एक लैपटॉप से ही खुलेगा, मोबाइल से नहीं खुल सकता। तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि मैं दोबारा का दोबारा पूरा का पूरा जो लॉजिकल लेयर है, मतलब मोबाइल के एप्लीकेशन के जैसे एंड्रॉइड हो गया, मैं एंड्रॉइड पे यूआई बना सकता हूँ, पर मुझे बैकएंड दोबारा रीराइट करना पड़ेगा एंड्रॉइड के एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिकली। तो वो काफी रीवर्क हो रहा है कि मैं सेम चीज सेम काम रेप्लिकेट कर रहा हूँ। ये इशू को एड्रेस करने के लिए भी रेस्ट एपीआई एक बहुत ही वाइड नोन टेक्नोलॉजी सामने आया, या यूज केस जो सामने आया। सो इस केस में हम लोग क्या किए, जो इंटरनेट थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो जो कम्युनिकेशन था उसको थोड़ा सा चेंज किया और एक नया स्टैंडर्ड डिफाइन किया वेब एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन पे, जो कनेक्टिविटी को सॉल्व करना चाहता था कि आखिरकार एक वेब एप्लीकेशन को दूसरे application से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है जस्ट इन केस रिक्वायर्ड। तो रेस्ट एपीआई बेसिकली एक स्टैंडर्ड, मतलब ये भी एक एड्रेस की तरह मान लो कि अगर मुझे एक रिसोर्स को रीच करना है तो मैं उसको रीच कैसे करूंगा। तो सबसे पहले एक बेस यूआरएल आप कंसीडर करो और मान लो कि आपको एक लॉगिन का एपीआई कॉल करना है। तो आप एक लॉगिन का एक एंड पॉइंट बना सकते हो जो उसका जो आपको उस एप्लीकेशन का एक लॉगिन का फंक्शन कॉल करने के काम आएगा। इस पे बेसिकली 4 डिफाइंड मेथड हुए, जो मतलब और मेथड है, 4 सबसे मोस्ट यूज है, वो है गेट, पोस्ट, फेच, पुट, डिलीट। सो ये एंड पॉइंट डिफाइन किया गया रेस्ट एपीआई और उसके अंदर मेथड्स डिफाइन किए गए। अगेन ये 5 सबसे मोस्ट कॉमन नोन है। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं इसमें जो आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो गेट का जो डिफाइंड फंडामेंटल है वो ये है कि ये यूज होता है ये मेथड टू फेच अ डेटा। पोस्ट का टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, टू पोस्ट एनी डेटा। फेच का टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। पुट का भी सेम केस है, टू अपडेट अ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। और डिलीट का टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो हमको इस लेयर से एक मीनिंगफुल तरीके से कम्युनिकेट करने का एक वे दिया। अभी तक क्लियर है क्या, मतलब कुछ डाउट है क्या इसके रिलेटेड? ये इंटरैक्टिव होना चाहिए, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बार में क्लियर हो रहा है तो
बेस टाइप के थोड़ा डिस्कशन के तरह ये समझते हैं। अ, क्या कुछ मतलब डाउट नहीं है क्या ये सारे मेथड को लेके? पूर्णिमा, ये क्लियर है क्या? हेलो। ऑडिबल है आप? ये क्लियर हो गया, मतलब पता चल रहा है कि मतलब ये हो क्या रहा है ऐसे, मतलब क्यों, क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। हाँ हाँ। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ थोड़ा और बताने का। जनरली अगर OLX का मैं एग्जांपल लूं, तो आपने नोटिस किया होगा OLX के दो इंटरफेस होते हैं, एक मोबाइल इंटरफेस और एक आपको ब्राउजर इंटरफेस, जो आप अपने लैपटॉप से खोलोगे, और एक मोबाइल के एप्लीकेशन से खोलोगे। अगेन बाय फीचर जो उनका एग्जीक्यूशन रहता है वो सेम रहता है, कि आप उस पर सर्च कर सकते हो, आइटम पोस्ट कर सकते हो, कोई भी जो आइटम आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, और जो पोस्टर है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। इसका यूजर इंटरफेस अलग अलग दो बार बनाना पड़ता है, क्योंकि एक कंपेटेबल टू पीसी मतलब ब्राउजर ओनली होता है, और एक कंपेटेबल टू मोबाइल एप्लीकेशन ओनली होता है। मोबाइल एप्लीकेशन में आपका आता है एंड्रॉइड और iOS। ये दो मेजर हैं, और भी हो सकते हैं। आपका लेकिन आखिरकार ये बैकएंड का क्या होगा? क्या मैं इसको दोबारा दो बार लिखूंगा? क्योंकि एट द एंड लॉजिक, बिजनेस लॉजिक तो यही कंटेन करता है। तो क्या मैं फ्रंट एंड पे दोबारा बनाऊंगा, और बैक एंड्रॉइड मतलब मोबाइल एप्लीकेशन दोबारा बनाऊंगा? और मोबाइल एप्लीकेशन में भी दो बनते हैं, एंड्रॉइड की अलग कोडिंग होती है, iOS की अलग कोडिंग होती है। तो मैं क्या मोबाइल एप्लीकेशन के इसको दो बार रिकोड करूंगा? आंसर था नहीं। ये करने से बेटर है कि हम एक ऐसा मीडियम बनाएं जहां से ये चीज को स्प्लिट आउट किया जाए, एक स्टैंड अलोन इंस्टेंस किया क्रिएट किया जाए, और इसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाए, कि जो मैं जितने भी इंस्टेंस बना लूं, या जितने भी अलग अलग टाइप बना लूं, मैं इसको लाके इसी सेम बैकएंड से कनेक्ट करके सेम डेटा उनको सेंड कर पाऊं। इसके लिए लिखे गए APIs। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगेन गोइंग बैक टू द सेम फिलोसफी, इट्स लाइक एन एड्रेस, कि अगर मेरे एप्लीकेशन से किसी को कनेक्ट करना है तो वो कैसे कनेक्ट करेगा? तो वो कनेक्ट कर सकता है एक एंड पॉइंट से, एक API एंड पॉइंट से। API लिखने के, तो API एंड पॉइंट में टोटल तीन तरीके हैं। एक है आप सोप यूज कर सकते हो, जो पुराना वे है, जो ट्रेडिशनल वे है, जो चला आ रहा था। ठीक है। तीसरा है आप रेस्ट यूज कर सकते हो, और चौथा है ग्राफ QL। हम लोग दो कवर करते हैं, रेस्ट और ग्राफ QL, और इनको इन डेप्थ समझते हैं, रेस्ट को इन डेप्थ समझते हैं कि रेस्ट में कैसे होता है और ग्राफ QL में क्या होता है। पहले रेस्ट पे आता हूं मैं। तो रेस्ट पे एक आ, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉइंट बनाया जाता है, जो सेल्फ एक्सप्लेनेबल हो, जिसको आप देख के समझ पाओ कि एंड पॉइंट बेसिकली कर क्या रहा है। तो मान लो हम एक ब्लॉक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड URL होगा, जो स्टार्ट होगा बेस URL से,
बेस यूआरएल मतलब कुछ नहीं, वो जहाँ भी ये यूआरएल होस्टेड है वहाँ का वहाँ का यूआरएल एड्रेस, डोमेन एड्रेस में भी अगर आप बोलोगे तो। फॉरवर्ड स्लैश अगर आपको सारे ब्लॉक की लिस्ट चाहिए तो आप ब्लॉक्स को कॉल करोगे। मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक को ही रीड करना है, तो आप इसमें उसकी आईडी पास करोगे उस पर्टिकुलर ब्लॉक की, उसको रीड करने के लिए। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि मुझे ब्लॉग रीड करना है कि डिलीट करना है। करेक्ट, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये मुझे ब्लॉग का लिस्ट देगा, पर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि मुझे लिस्ट देगा। इसके लिए आए मेथड्स। तो मान लो कि मैं ये यूआरएल गेट मेथड के साथ कॉल करता हूँ तो ये मुझे ब्लॉक की लिस्ट देगा। अगर मैं ये यूआरएल पोस्ट मेथड के साथ यूज करता हूँ तो ये पेलोड लेके मुझे एक नया ब्लॉक क्रिएट करने देगा। अगर मैं ये यूआरएल पुट के साथ कॉल करता हूँ, कुछ नहीं होगा, एरर आ जाएगा क्योंकि मैं पूरे ब्लॉक को एक साथ अपडेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक आईडी को टारगेट करता हूँ और पुट पैच डिलीट करता हूँ तो मैं वो पर्टिकुलर एक ब्लॉग मॉडिफाई और डिलीट कर सकता हूँ। सेम, मैं स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ सेम सिचुएशन पे। मान लो कि मैं एक क्लास का एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्लास का रिजल्ट मेंटेन करना है। करेक्ट, तो पहले मुझे स्टूडेंट चाहिए होंगे, एक ऐसा एपीआई जिसमें मैं पहले स्टूडेंट को ऑनबोर्ड करूंगा अपने डेटाबेस पे। तो ये यूआरएल यूज करके और पोस्ट कॉल यूज करके मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ डेटाबेस पे। अभी मुझे सारे स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है, तो मैं एक ऐसा यूआरएल यूज करके गेट मेथड के साथ सारे यूजर का रिकॉर्ड फेच कर सकता हूँ डेटाबेस से। अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम चेंज करना है तो मैं पुट या पैच कॉल के साथ उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। पैच पे बेसिकली आप मॉडिफाई कर सकते हो, पुट में मान लो कि मुझे उसके रिकॉर्ड में कुछ एक एक्स्ट्रा आइटम चढ़ाना है, ऐड करना है। मान लो कि उसका कुछ मार्क्स चढ़ाने हैं, ऐड करने हैं, तो मैं पुट यूज करके वो चीज वो डेटा ऐड कर सकता हूँ। और मान लो कि वो स्टूडेंट छोड़ के अगर चला गया तो मैं डिलीट यूज करके उसका रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट कर सकता हूँ। मेथड क्लियर हुए क्या कि रेस्ट एपीआई में क्या मेथड होते हैं और वो कैसे काम करते हैं? ठीक है। गेट कॉल कोई पेलोड नहीं लेता, पेलोड एज इन एक मिनट में, तो मान लो कि ये एपीआई कॉल है और ये एपीआई को मैं कॉल कर रहा हूँ और मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे एक अलग से इसके साथ एक पेलोड भेजना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वापस आते हैं कम्युनिकेशन पे, जो एक पार्ट जो छूट गया है कि आखिरकार एक ये मतलब ये समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ये रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है जो क्लाइंट के पास जा रहा है। पर ये सारा कम्युनिकेशन होता कैसे आखिरकार, इसको पता कैसे चलेगा, ये रीड कैसे करेगा जो इसने सेंड किया है? तो ये पार्ट होता है जेसन से। जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एनोटेशन समथिंग, कुछ तो फुल फॉर्म है इसका, ऑब्जेक्ट एनोटेशन आई गेस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है की पेयर वैल्यू में। की पेयर मतलब ये एक ऐसा करली ब्रेसेस के अंदर रहेगा जिसमें एक की होगा और उसकी एक वैल्यू होगी। अगेन फिर से एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मुझे अ, एक रिस्पॉन्स चाहिए जिसमें मैं स्टूडेंट का नेम रीड करूं, तो ये जो पेलोड है वो कुछ ऐसा दिखेगा।
इसमें स्टूडेंट का टाइप ऑब्जेक्ट है जो कंसिस्ट करता है की नेम, की क्लास, की स्कूल। ये सेम की को यूज करके यूआई ये सारे ऑप्शन इसको दिखा सकता है यूजर को। अगेन वापस आता हूँ इस डायग्राम पे जहाँ पे हम लोग इसको इन डेप्थ देख रहे थे। तो गेट कॉल ऐसा एक बॉडी डेटाबेस से लाके फेच करके यूआई को देगा। पोस्ट कॉल ऐसा एक बॉडी रिसीव कर सकता है जो बैकएंड को लेके जाएगा। सेम विथ पुट और पैच, वो एक ऐसा पेलोड यूआई से लेंगे और बैकएंड को देंगे। और डिलीट कॉल कोई पेलोड नहीं लेगा, वो बस एक आईडी लेगा यहाँ पे, और ये आईडी के थ्रू वो आइडेंटिफाई करके उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है। अभी स्टेटस कोड्स पे आते हैं कुछ। ये सारे मेथड्स के रिलेटेड कोई स्टेटस कोड होंगे, या तो वो 100s में होंगे, 200s में होंगे, 300s में होंगे, 400s में होंगे, 500s में होंगे। मैं 2 3 4 5 कवर करता हूँ, 1 याद नहीं आ रहा मुझे भी क्या होता है। 200 सक्सेस रिलेटेड होता है। मान लो कि मैंने एक पोस्ट कॉल किया, मैंने गेट कॉल किया और रिकॉर्ड सक्सेसफुली डेटाबेस से यूआई पे गया, तो वो उसका स्टेटस कोड होगा 200। मान लो मैंने एक पोस्ट कॉल किया और एक सक्सेसफुली मैंने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो उसका रिस्पॉन्स होगा 201। मान लो कि मैंने एक गेट कॉल किया एक सर्वर पे, पर वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे चला गया कॉल को लेके, दूसरे सर्वर से रिकॉर्ड लेके आने के लिए, उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट। या मान लो कि मैं लॉगिन क्लिक कर रहा हूँ और लॉगिन के लिए मुझे दूसरे एप्लीकेशन पे भेजा जा रहा है, तो भी रीडायरेक्ट होता है। तो ये रीडायरेक्ट रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट होगा उसका स्टेटस कोड 300 में होगा। 400 एरर हैंडलिंग के लिए होता है। जैसे मान लो कि मैंने लॉगिन किया, लॉगिन के लिए मुझे यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड देना था, मैंने पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दिया, सिर्फ यूजर आईडी दिया, तो वो हो गया बैड रिक्वेस्ट। मतलब बैड रिक्वेस्ट डिफाइन करता है कि क्लाइंट के साइड से कोई गलती है। आ, अगर मान लो कि मैंने एक ऐसा रिसोर्स एक्सेस करने का ट्राई किया जिसके लिए लॉगिन कंपलसरी है पर मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो वो हो गया 401 अनऑथेंटिकेटेड। अगर मान लो कि एक ऐसा रिसोर्स जहां पे ऑथेंटिकेशन है मुझे पर मेरा परमिशन नहीं है, वो हो गया 403 अनऑथराइज्ड। मान लो कि मैं एक पेज एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे डेटाबेस पे या मेरे होस्ट पे, तो वो हो गया बैड रिक्वेस्ट 404। 500 होते हैं सर्वर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि मैं बताया था कि ये डिफाइंड एक टाइम होगा जब ये कॉल एक सेंड करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा बैकएंड को, और बैकएंड को स्पेसिफिक टाइम पे रिस्पॉन्स करना होगा। अगर वो उससे ज्यादा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स करने में, तो टाइम आउट एरर आ जाएगा, सर्वर टाइम आउट। मैं बताया था कि इसमें एक प्रॉमिस होता है कि ये हर रिक्वेस्ट जो भी रेस करेगा क्लाइंट, उसको एक रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो। करेक्ट। तो सर्वर रिलेटेड जहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे कॉल का जो एरर कोड रहेगा वो 500 रिलेटेड रहेगा। ये एरर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि यूआई आइडेंटिफाई कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है, वो एरर कोड को रीड करके चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, और उसके बेस पे यूजर को एक करेक्ट मैसेज डिलीवर किया जा सके। जो आप नोटिफिकेशन देखते हो, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है मोबाइल पे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट अवेलेबल या ऐसा कुछ, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो उसके बाद भी। तो वो सारे जो मैसेजेस हैं वो इन स्टेटस कोड के थ्रू ही आपको डिलीवर होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या जो हम लोग को गो थ्रू करना है?
आई एम गुड। संचिता? नहीं clear। तो एक पॉइंट है कि ये सब कुछ ना इंटरनेट में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर डिस्कस कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि अगर कोई डाउट है, ये डिस्कशन का एक अच्छा स्कोप है। बाकी सब चीजें तो इंटरनेट में अवेलेबल है ही। तो ये सेशन का बेस्ट यूसेज वही होगा। अगर कोई डाउट है तो अभी डिस्कस कर ले, है ना। ठीक है, अभी ये URLs REST API बनाते कैसे हैं? तो मैं वापस एक बिजनेस ये बैकएंड लेयर पे आता हूँ। बैकएंड लेयर पे APIs बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आई, जिसमें से फॉरमोस्ट जो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है जावा, नोड, पाइथन, गोलैंग, और कुछ बोल रहा हूँ क्या मैं? PHP। PHP, करेक्ट। PHP जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेब 2.0 में सबसे बिगनिंग पे PHP सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। PHP में कुछ डिमेरिट्स थे। एक तो उसकी लेटेंसी सबसे बड़ी इशू थी, जिसके कारण बाकी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया गया एज अ वेब एप्लीकेशन। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज है, एटलीस्ट पाइथन और जावा, ये बहुत ही पहले से एग्जिस्ट करती आ रही थी, मगर इनको मेजर यूज किया जाता था ट्रेडिशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज नहीं किया जाता था। जावा के साथ केस क्या था कि जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज था और ऊपर से कंपाइलर के कॉन्सेप्ट पे चलता था, और सबसे ज्यादा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था। तो जावा का सीन ये था कि आप एक कोडिंग लिख रहे हो जो कि एकदम हाईएस्ट बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करके लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये आपको कोड लिखने ही नहीं देता था। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बना डेवलपर्स के लिए, एप्लीकेशंस लिखने के लिए। पर इसको टाइम लगा इवॉल्व होने में, एक वेब एप्लीकेशन बनने के लिए। इस पे फ्रेमवर्क बनाए गए, स्प्रिंग हाइबरनेट, जिसकी हेल्प से लोग रेस्ट एपीआई लिखना चालू किए। पर तब भी जावा का सबसे मेन बेनिफिट ये था कि जावा का कंपाइलिंग बाइनरी में होता था, कि जावा डायरेक्ट एज अ कोड आप डिप्लॉय नहीं करते थे, आप उसको कंपाइल करके एक बाइनरी क्रिएट करते थे और आप उसकी बाइनरी डिप्लॉय करते थे, जिसके तो इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए ये सबसे सिक्योर मीडियम बना एक वेब एप्लीकेशन बनाने का। क्योंकि आप ना कोड का एक्सेस किसी को नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बाइनरी डिप्लॉय करके दे रहे हो, जिससे आपका कोड सेफ है आपके पास। कोई आपका कोड लेके उसे मॉडिफिकेशन करके अपना नहीं बना सकता। नोड एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जावास्क्रिप्ट एक इनिशियली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाया गया था। उसका नाम जावा से लिया गया था, मगर वो बेसिकली जावा से बहुत अलग था। वो एक फंक्शनल लैंग्वेज था, बेसिकली वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। और लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, क्योंकि वो ब्राउजर पे आके रन होता था। जो ब्राउजर हमको दिख रहा है खुला हुआ, वो ब्राउजर पे आके कंपाइल होता था, इसलिए वो काफी स्पीड थी उसमें रनिंग की। पर वो सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं था, उसको लेटर ऑन एक सर्वर साइड लैंग्वेज में इवॉल्व किया गया। वन ऑफ द बेस्ट यूज केस क्यों इवॉल्व किया गया, क्योंकि यूआई डेवलपर ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बैठ के फ्रंट एंड बना रहे थे। उनके लिए ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता था। अगर उनको बैकएंड भी साथ में कोड करना है तो उनको एडिशनली एक लैंग्वेज सीखना नहीं पड़ेगा, वो बैकएंड कर पाते। अंडर द हुड ये C++ का इंजन यूज करता है कोड कंपाइल करने के लिए। इसका एग्जीक्यूशन टाइम इसलिए बहुत ही बेटर है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है नोड, पर इंटरनली उसको एज अ मल्टी थ्रेडेड ट्रीट करता है। पाइथन पाइथन जैसे डेटा बढ़ा वैसे वैसे पाइथन बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ, और पाइथन मेरे ख्याल से करंटली वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग और यूज लैंग्वेजेस में से एक होगा। पाइथन फ्रेमवर्क बने रेस्ट एपीआई बनाने के, जिसमें से सबसे पॉपुलर मेरे ख्याल से इनिशियली सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लास्क हुआ। फ्लास्क के बाद जेंगो आया, जेंगो के बाद फास्ट एपीआई आया। जेंगो ज्यादा कवर करेंगे, जेंगो ज्यादा डिस्कस करूंगा मैं। जेंगो बेसिकली एक न्यूज़पेपर
के लिए बनाया गया था। तो बेसिकली जो अगर जेंगो का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो भी वो सेम मॉड्यूल पैटर्न फॉलो करता है। और बेसिकली ये एक फुल फ्लेजेड वेब एप्लीकेशन के तौर पे बनाया गया था। बाद में इसमें पैकेजेस बनाए गए जिसको आप यूज करके इसको एज ए रेस्ट एंड पॉइंट आप बना सकते हो। गोलैंग तो गूगल के पास जब बहुत ही डेटा बढ़ा और उसकी लेटेंसी बढ़ी तो गूगल ने डिसाइड किया कि वो दोबारा डेवलपर हायर करेगा जिसने बी और सी लिखे थे, और उनको हायर करके उसने गोलैंग को डेवलप करवाया। ये भी वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। अगेन गोलैंग के ऊपर आप फ्रेमवर्क्स यूज करके जिन, मार्टिनी, ऐसे आप कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स है गोलैंग के ऊपर जिसको आप यूज करके अपना रेस्टोरेंट पर बना सकते हो। तीसरा लास्ट पीएचपी। तो पीएचपी वेब 2.0 के इनिशियल फेज पे सबसे ज्यादा पॉपुलर था, अ, लेकिन लेटेंसी के कारण बहुत ही अनपॉपुलर हो गया। बट रिसेंट टाइम पे पीएचपी पे काफी ज्यादा वो पुश किया गया, और लारावेल एक जो फ्रेमवर्क है रेस्ट एपीआई बनाने का वो लॉन्च किया गया। तो लारावेल जो करंट लेटेस्ट फ्रेमवर्क है पीएचपी का, not very popular but again something very which is very easy to take up and develop REST APIs, CRUD APIs। CRUD के बारे में हम लोग डिस्कस करना भूल गए। सो जनरली इन सबको REST APIs में एक और कॉन्सेप्ट है CRUD का। ठीक है, CRUD का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। तो अगर आप ये मेथड देखोगे जो मैंने इनिशियली शेयर किया था, ये यही CRUD को फॉलो करते हैं। ये मेथड से आप CRUD इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आप इसको क्लोजली आप देखो तो क्रिएट जो कि पोस्ट कॉल है, रिट्रीव जो कि गेट कॉल है, अपडेट जो कि पैच एंड पुट कॉल है, और डिलीट जो कि डिलीट कॉल है। तो यही इसी चीज को रेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है CRUD, और CRUD से ही ये मेथड से ही आप CRUD इम्प्लीमेंट करते हो। इसीलिए आपको ये अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है या क्वेश्चंस आ रहा है तो प्लीज आप उसको एकदम फील फ्री टू आस्क, because this is the most basic fundamental of what you are going to do tomorrow. What are the methods, why we have status code, and how they are all connected। कि आप इसको पीस बाय पीस में समझ के आप इसको कनेक्ट करके आप इसको इंटीग्रेट करके कैसे एक एपीआई डिलीवर करते हो। अगेन सो मैं वापस इस पे आता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली ये लैंग्वेजेस क्या करते हैं, ये हमको बिजनेस लॉजिक लिखने का पावर देते हैं कि हम इससे एक बैकएंड इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेटाबेस इंटीग्रेट कर सकते हैं, सॉरी, और डेटाबेस यूज करके हम एक परसिस्टेंसी ला सकते हैं। बेसिकली अगर मैं सिर्फ यूआई से एप्लीकेशन बनाऊं और यूजर को अलाउ करूं कुछ भी चीज टाइप करके सेंड करने का, तो वो एक सेशन तक एक्टिव रहेगा। जब सेशन मतलब जब तक वो ब्राउजर ओपन है तब तक वो चीजें एक्टिव रहेंगी, तब तक वो दिखेगा। जैसे ही ब्राउजर रिफ्रेश होता है या क्लोज होकर रीस्टार्ट होता है डेटा गायब हो जाएगा। इसलिए हमको बैकएंड डेटाबेस चाहिए था, पर यूआई से डेटाबेस की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। इसलिए हमको बीच में एक और लेयर चाहिए था जिसको हम लोगों ने बैकएंड बोला, जो हमारा लॉजिकल लेयर बना। अगेन बैकएंड क्यों चाहिए था? डेटा परसिस्टेंसी के लिए, वेब 2.0 जाने के लिए, डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए। उसके लिए हम बैकएंड के लैंग्वेज यूज करते हैं, और ये पूरा जो कम्युनिकेशन होता है हमने एक रेस्ट एपीआई डिफाइन किया। रेस्ट एपीआई का कम्युनिकेशन जो मीडियम होता है वो होता है जेसन। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि की पेयर वैल्यू में होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप डेटा टाइप बना जो यूआई और बैकएंड दोनों समझते थे। तो बैक यूआई जितना भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा बैकएंड को वो इस फॉर्मेट में सेंड करेगा जेसन के, और यू बैकएंड जितना भी रेस्पॉन्स सेंड करेगा वो भी इसी जेसन के फॉर्मेट पे सेंड करेगा। पाइथन के टर्म पे आप इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में जानते हो। डिक्शनरी और जेसन का अगर आप देखोगे तो सिंटेक्स सेम है। डिक्शनरी भी की पेयर वैल्यू है, जेसन भी की पेयर वैल्यू है। ये जो टोटल ट्रांसमिशंस हुए
जो रिक्वेस्ट ट्रांसमिशंस हुए वो हुए HTTP से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एक नेटवर्किंग का एक वो है, एक डिफाइंड प्रोटोटाइप है ट्रांसमिशंस के लिए। नेटवर्किंग पे हम लोग शायद बहुत ही बाद में बात करेंगे, अभी तो राइट टाइम नहीं है कि हम नेटवर्किंग और डेवऑप्स पे जाएं। सो बेसिकली अगर आप अब ये पूरे इंस्टेंस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड लगेगा कि हमको क्लाइंट को कुछ चीज दिखानी है और कुछ डेटा हमको सेव करके रखना है क्लाइंट की साइड से। मतलब एक लॉजिकल वेब एप्लीकेशन बनाना है, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन नहीं। करेक्ट। तो उसके लिए हमको डेटा सेव करने होंगे, हमको ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होंगी जो डेटा को सेव करे, रिट्रीव करे। उसके लिए डेटाबेस चाहिए, और ये डेटाबेस को एक प्रोग्रामेटिकली वे से ही एक्सेस किया जा सकता है। उसके लिए हमको बैकएंड चाहिए, पर ये सारा कम्युनिकेशन एक डिफाइंड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में होना चाहिए। इसके लिए रेस्ट एपीआईज बनाए गए ताकि चीजें सिर्फ एक एप्लीकेशन के बारे में ना हो। कल को अगर मुझे इससे इंस्टाग्राम लिंक कनेक्ट करना है अपने एप्लीकेशन से, तो वो भी पॉसिबल हो। वो तभी पॉसिबल होगा अगर हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करेंगे। इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का इन्वेंशन किया गया कि वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन क्या होना चाहिए। इसको हम लोग एसआई यूनिट से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे पहले हर लोग अलग अलग, हर देश में अलग अलग यूनिट में मान लो मास मेजर होता था या टाइम मेजर होता था। लेकिन जब से एसआई यूनिट आया तो टाइम हर जगह, एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। तो अगर इंडिया में 1 सेकंड का जो वैल्यू है वही अमेरिका में 1 सेकंड का टाइम का वही वैल्यू होगा। सेम चीज वजन में कि 1 किलो जो सेव अगर इंडिया में जितना है वही 1 किलो सेव अमेरिका में भी 1 किलो सेव होगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग रियल टाइम एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ये लोग रूल्स बनाए जिसको सब लोग को फॉलो करना है। मैं एक सबसे ना बेसिक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों ने सबने ऑलमोस्ट यूज किया होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आखिरकार इंटरनेट पे एपीआईज को यूज कर सारे एप्लीकेशन कैसे कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं सिंगल साइन ऑन, एसएसओ। ठीक है। तो आपने कई बार इसको यूज किया होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग गूगल के यूजर होगे और मान लो कि आपको मेक माई ट्रिप यूज करना है, तो मेक माई ट्रिप आपको दो ऑप्शंस देता है। या तो मेक माई ट्रिप आपको बोलता है कि आप एक काम करो, आप मेरे एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर लो, क्रिएट न्यू अकाउंट, और आप फॉर्म भरो अपना डिटेल्स के साथ जिसमें आप यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करोगे। अगर आप ये अप्रोच यूज करते हो तो मेक माई ट्रिप अपने डेटाबेस पे जाके आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। पर दूसरा एडिशनल अप्रोच मेक माई ट्रिप आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो बोलता है आप एसएसओ यूज करो। ठीक है। एसएसओ के केस में क्या होता है कि आपको तीन ऑप्शन, सबसे जो मोस्ट कॉमन जो दिया जाता है वो दिया जाता है गूगल का, दूसरा आपको दिया जाता है फेसबुक का, और तीसरा ऑप्शन रेयरली या कहीं कहीं माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें आपको गिटहब भी दिया जा सकता है, गिटहब, या आप माइक्रोसॉफ्ट देखते हो। ये चीजें कैसे होती हैं, ये आखिरकार कैसे काम करता है। तो ये तीनों जो मेजर, वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्लेयर्स हैं मेलिंग सर्विस को लेके या सोशल सर्विस को लेके। ठीक है। जहाँ पे लोगों का ऑलरेडी प्रोफाइल एग्जिस्ट करता हो। गूगल में आप जीमेल यूज करते हो, आपका प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क, आपका प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है। गिटहब फोकसिंग ऑन डेवलपर, सबका प्रोफाइल रहता है। या माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक वगैरह कुछ यूज कर रहे हो तो मेक माई ट्रिप क्या करता है, आप एसएसओ का ऑप्शन देता है। जब अगर आपने एसएसओ पिक किया है तो वो आपका आपको रीडायरेक्ट करता है इनके इनके पोर्टल पे लॉगिन के लिए, जो कि पूरा जो कम्युनिकेशन रहता है वो रेस्ट बेस्ड रहता है। तो वो क्या करता है, रेस्टफुल एपीआई जो ये सारे सर्विसेज एक्सपोज करते हैं उनको यूज करके आपको यहाँ रीडायरेक्ट करके यहाँ से ऑथेंटिकेट कराता है। वो आपसे आपका पासवर्ड नहीं लेता उस केस पे, सिर्फ आपका एक आईडी लेता है। ये सारे इंस्टेंस उसको एक जेसन के साथ रेस्पॉन्स करते हैं। जो जेसन के बारे में हम लोग बात किए थे, वो जेसन के साथ रेस्पॉन्स करते हैं। वो जेसन पे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, हो सकता टोकन आए, जो कि ये
मेक माई ट्रिप के डेटाबेस पे सेव कराते हैं और मेक माई ट्रिप आपको उसके बाद ऑथेंटिकेट कर देता है। ये सबसे क्लासिक, सबसे फॉरमोस्ट यूज केस ऑफ रेस्ट एपीआईज है फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस, जो आप सबने कभी ना तो कभी लाइफ में यूज किया होगा। मैं अभी पर्स लेता हूँ, कुछ भी टॉपिक है इस पे अभी डिस्कस करने का, हम लोग उस पे मूव कर सकते हैं। आई थिंक वही मैं सेम पॉइंट फिर से बोलूंगा कि ये सब अवेलेबल है इंटरनेट। अगर कोई डिस्कशन करना है, कुछ डाउट है तो अभी डिस्कस करते हैं। संचिता, अरुणिमा, ऑल दर्शक। क्लियर। शेखर। आगे वो समझ में। हाँ 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 समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक लाइक प्रज्ञान, ये डीबीएमएस हम लोग बाद में स्टार्ट करते हैं। अभी सबका एनवायरनमेंट सेटअप कर देते हैं। सबके पास सभी सब कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हैं। राइट। ठीक है, तो इसमें से अभी संचिता तुम्हारा एनवायरनमेंट सेटअप है, अप एंड रनिंग है। हाँ अभी इसको रनिंग है मेरा। ठीक है। शेखर, तुम्हारे पास पाइथन का एनवायरनमेंट रनिंग है। नहीं पाइथन नहीं। ठीक है, कर लो, बस बाद में कोई काम पे आ जाएगा। पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है। आई थिंक अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ में। अभी तो शायद शेखर ही सिर्फ करेगा, बट साथ में करते रहना। अगर कुछ डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो फर्स्ट दो तीन चीजें हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए, पाइथन यूज करने के लिए। तो एक तो आपका स्क्रीन नहीं शो नहीं हो रहा। हाँ, मैं करूँगा शेयर, एक सेकंड। विजिबल है? विजिबल। विजिबल है क्या? हाँ विजिबल विजिबल। देखो अभी हम लोग, अभी एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, ये पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अभी तुम देख रहे हो स्क्रीन में, ये ऑफ कोर्स एक ओएस से चल रहा है। ठीक है, ओएस का अपना फाइल सिस्टम होता है, ओएस का अपना कर्नल होता है। उसके ऊपर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, उस पर बनाते हैं। अब अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग डिपेंडेंसी होता है। जैसे मान लो किसी ने तुमको बोला है कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और उसमें चलता है पाइथन 2.7, जो कि डिप्रिशिएटेड हो गया है 2020 से, बट समहाउ कोई चला है। तो तुमको एक 2.7 का चाहिए होगा पाइथन इंटरप्रेटर। अब मान लो और कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हुआ है, जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा वो तो पाइथन 2.7 पे नहीं करेगा, वो पाइथन 3.x पे करेगा। तो उसका पाइथन मान लो चल रहा है पाइथन 3.8। अब ये जो दो पाइथन कर्नल है, वो अगर एक ही सिस्टम में तुम इंस्टॉल करोगे, उसके लिए डिपेंडेंसीज अलग है, उसका पैकेजिंग सिस्टम अलग है, तो उसके अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत सारा सॉल्यूशन है, बट जो कि मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है वो है एनवायरनमेंट क्रिएट करना। मान लो ये तुम्हारा सिस्टम है, इसके अंदर तुमको चाहिए होगा
दो पाइथन का वर्जन, ठीक है, एक 2.7 और एक 3.8। इसके लिए तुम क्या करोगे, दो अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। अब ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने के भी बहुत सारे तरीके होंगे। जैसे मान लो एक पाइथन का बात कर रहा हूँ, एक हो गया मान लो पॉइंटर, ठीक है, दूसरा हो गया पिप, जो कि पाइथन का बाय डिफॉल्ट जो एनवायरनमेंट क्रिएशन होता है वो पिप या पीपीएनबी से होता है, और उसके बाद आता है पिपेक्स हो गया, ठीक है, और एक है पीपीएनबी। तो ये सारे जो है ये तुमको अलग अलग पाइथन का वर्जन और इसके साथ साथ अलग अलग लाइब्रेरी का वर्जन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब एक लैंग्वेज में तुम सारे चीज तो स्क्रैच से कोड नहीं करोगे, बहुत लोगों ने बहुत चीजें बना के रखा है, वही ओपन सोर्स कम्युनिटी का फायदा है। तो तुम क्या चाहोगे, लोगों का जो कोड किया हुआ चीज है उसको तुम यहाँ पे यूज कर सको। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा जो लेटेस्ट पेंटास का सपोर्ट है वो है ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मान लो अभी ये बंद हो गया है बहुत साल पहले, 2 साल हो गया होगा, तो अभी इसका अपडेट नहीं है, इसके लिए सपोर्ट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, इसके लिए जो नया पैंडल है वो मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये जिसको तुम क्रिएट कर सकते हो, ये सारे या और भी है जिसको यूज करके वो तुम क्या प्रोवाइड करता है, एक वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके तुम अलग अलग लैंग्वेज का वर्जन और अलग अलग लाइब्रेरी का वर्जन यूज कर सकते हो। तो ये फंडा है एनवायरनमेंट का, और ये हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी जगह हम लोग यूज करेंगे भी। तो इसके लिए ये कैसे सेटअप करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर किसी को अपना सिस्टम का जो बेस वर्जन है उसके ऊपर कुछ छेड़खानी नहीं करके ये एनवायरनमेंट के थ्रू करना चाहिए। ये मोटा मोटी हो गया एनवायरनमेंट क्या है। इसके अलावा दूसरा भी उपाय है जिसको यूज करके हम लोग ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन, जिसके लिए हो गया डॉकर, तुम्हारा हो गया पॉडमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, ये है ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे ओएस लेवल पे तुम ये सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, बट ये जो डॉकर है ये थोड़ा और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम करता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एक लैंग्वेज का तुम कैसे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि मान लो जो भी तुम्हारा है अभी, अगर तुम विंडोज में हो तो फिर विंडोज है, उबंटू है, या फिर मैक में हो तो यूनिक्स है, मैकओएस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है डॉकर, उसके ऊपर तुम अलग अलग एप्स पिन अप करते हो। अब ये जो ऐप A2F है ये फर्स्ट वाला पाइथन में हो सकता है, सेकंड वाला जावा में हो सकता है, और मतलब अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर तुम अलग अलग एप्स पिन अप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कंटेनर, ठीक है। और वो कंटेनर जिस चीज को यूज करके चलता है उसको बोलते हैं इमेज। तो ये मोटा मोटी फंडा है डॉकर का। तो अगर वर्चुअलाइजेशन की बात करो या फिर एनवायरनमेंट क्रिएशन की बात करो तो ये दो मेजर टेक्निक है जिसको यूज करके तुम ये चीज अचीव कर सकते हो। तो ये फंडा है। अब ठीक है, आई थिंक बेटर ये है कि शेखर अभी तुम एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टेप बताता हूँ, तुम एक बार रिप्लिकेट करो, फिर उसके बाद हम लोग क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं कि ये चीज कैसे सेटअप कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो है, तुम्हारे पास अभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज है या उबंटू है? विंडोज। विंडोज है, और ठीक शायद ये पाइथन इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। ठीक है, ठीक है, एक बार शेयर करो एक बार स्टार्ट से। बाकी लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? संचिता तुम्हारा विंडोज है राइट? विंडोज है राइट। पूर्णिमा? ये विजुअल स्क्रीन ना? हाँ, visible है। कैसे करना है पाइथन?
ये पाइथन ठीक है, पहला बात तो ये है कि पाइथन 3.1.0 यूज नहीं करो, ये लेटेस्ट वर्जन है। हाँ ये इसको मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ 3.8 यूज करते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी तुम क्या करो, तुम एक बार एनाकोंडा के वेबसाइट में जाके जो GUI बेस्ड इंस्टॉलर है वो डाउनलोड कर लो 3.8 का। COM। ठीक है, ऊपर में डाउनलोड होगा। वहां से भी हो जाएगा, जो ग्रीन वाला बटन है। ग्रीन वाला बटन है वहां से करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और एक काम करो, गिट इंस्टॉल है इसमें। हेलो। लिक्विड स्टॉक करता है। गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है शेखर, या से इंस्टॉल करना है? हाँ मैंने शायद ये डिलीट कर दिया था। ठीक है, नहीं है तो डाउनलोड ही कर, डाउनलोड फॉर विंडोज में जाकर डाउनलोड कर लो। वो वहीं पे जो कंप्यूटर बना हुआ है उसके अंदर है, डाउनलोड फॉर विंडोज। जो कंप्यूटर बना हुआ है, मॉनिटर, हाँ। बाय द वे, यहाँ पे एक वर्ड है स्टैंड अलोन, और तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी ऐप या कोई भी एप्लीकेशन स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ उसी पे इंस्टॉल होगा। ऐसा नहीं कि एक सेंट्रल सर्वर पे इंस्टॉल हो गया और सब लोग एक्सेस कर रहा है, सिर्फ इसी पे होगा। तो अगर हम लोग गिट का स्टैंड अलोन वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं तो वो इसी मशीन पे होगा, और तुम्ही को मैनेज करना होगा, ठीक है। ये पोर्टेबल वाला इंस्टॉल करूँ क्या? नहीं, ठीक है, तुम जो नहीं डाउनलोड नहीं, कर रहे हो उसी से प्रोसीड करो। एनाकोंडा को क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। इस तरह एक चीज बताइए, एनाकोंडा इंस्टॉल कराते समय पाथ सेट करने के लिए आता है कि पाइथन को ऐड कर लीजिए। तो अभी हम लोग क्या सेटअप रखेंगे कि इंस्टॉल करने के बाद मैन्युअली कोंडा और पाइथन का पाथ ऐड करें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके, या यहीं से जो टिक मार्क अभी आएगा वहां पे कर दें? अभी कर लेते हैं ना। ठीक है, लेकिन वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो जैसे ही उसको टिक मार्क कीजिएगा ना, तो वो बोलता है कि ऑल्दो कुछ हार्म नहीं करता है, बट लिखता है नॉट नॉट हाँ रिटर्न। हाँ, करेक्ट, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जस्ट जस्ट इसकी फॉर मी हाँ, देखो। जस्ट फॉर मी। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, प्रोसीड करो। स्पेस नेक्स्ट। स्पेस लिख सकते हैं। एक सेकंड, इसमें देखो तुम्हारा ओके क्लिक क्लिक करके वापस पे जाके देखो पाथ में स्पेस है या नहीं। अच्छा, तुम्हारा यूजर नेम शेखर स्पेस शुभन है। ठीक है, अब कर दो, क्या ही कर सकते हैं। ऐड एन हाँ, अकाउंट दोबारा पहला वाला चेक बॉक्स करो। इंस्टॉल। नेक्स्ट टाइम जब करोगे ना शेखर, इसको यूजर नेम में स्पेस मत रखो। ओके।
ठीक है, मीनवाइल और एक चीज डाउनलोड कर लो, वो है डॉकर डेस्कटॉप। सर्च कर लो गूगल में। आप लोग को एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले से हम लोग पाइथन सिर्फ वेनिला पाइथन ही डाउनलोड कर सकते हैं, एनाकोंडा क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारा पैकेज क्या है ना, आपस में डिपेंडेंसी रहता है। तो एनाकोंडा जैसे है ये पूरा जितना खासकर डेटा साइंस के लिए जो पैकेजेस जरूरत है उनको डिपेंडेंसी रिजॉल्व करके और आपस में जितना पैकेजेस है उनको कॉम्पेटिबल बना के और उसके बाद उनका एक पूरा जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बास्केट ऑफ ब्रेड्स ऑर्डर करते हैं, तो उसमें हम लोग को तंदूरी रोटी भी मिल जाता है, कुलचा भी मिल जाता है, नान भी मिल जाता है। तो यहाँ जब एनाकोंडा हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो पाइथन के साथ साथ हम लोग को डेटा साइंस का जितना पैकेजेस है सारा कुछ मिल जाएगा एक ही बार में, तो इसलिए ये करना है। करेक्ट। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारा मेन फोकस क्या है कि तुम कितना जल्दी एक वेब ऐप बना सकते हो। फालतू का सिस्टम लेवल लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है जब सब कुछ बंडल्ड मिल रहा है। तो ये एक तरीके से इजियर वे है। इंस्टॉलेशन पार्ट में हाँ, एक बार विंडोज में जाओ, अवेलेबल फॉर विंडोज। ये डाउनलोड हो जाए। अभी एनाकोंडा में वापस जाते हैं, देखते हैं कितना हुआ। ठीक है, चल ही रहा है। ठीक है, मीनवाइल अगर गिट होता है तो फिर गिट का इंस्टॉलेशन चालू कर दो। और ये तीन होने के बाद हम लोग अभी VS कोड कॉन्फ़िगर करेंगे। पैरेलली ये git और ये डॉकर कर लो क्या इंस्टॉल? कर सकते हो, देख लो अगर होता है तो फिर कर दो। हमको लगता है क्यू में डाल देगा कि एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, दूसरा मतलब हो रहा पॉसिबल है। पॉसिबल है। तब तक ये जो अपना रिसोर्सेस है ना, हम लोग का जो एक्सेल गूगल सीट है वहां पे देयर इज अ वन कोर्स नेम CS50। इट हैज ऑल द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप लोग वो कर सकें, समय मिले तो कर लीजिएगा, मतलब काफी अच्छा कोर्स है, फ्री है उसका। फर्स्ट वन ना? हाँ, जो डिफॉल्ट सिलेक्शन है उसके साथ प्रोसीड करो। हाँ, और ये कोर्स भी देख सकते हो अगर टाइम मिले तो। और नहीं तो हम लोग डिस्कस तो कर ही रहे हैं, बट बेटर है अगर देख सकते हो तो देख लो। सब जो बाकी है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके साथ प्रोसीड करो, कुछ अलग से click करने की जरूरत नहीं। इसमें डिफॉल्ट नहीं ऑप्शन देना नॉट सी ड्राइव थोड़ी इसके वजह से कुछ लोडिंग हो रहा है। नहीं, एनाकोंडा में समय लगता है। सी ड्राइव से वैसे खाली कर लेना थोड़ा, मतलब डाउनलोड से जो अगर कुछ बड़ा फाइल्स हैं तो उसको मूव करा देना किसी और फोल्डर में।
ठीक है, मीनवाइल ये इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब मैं बता देता हूँ बाकी कौन कौन सा एक्सटेंशन हम लोग VS स्टूडियो कोड में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। एक स्टॉप करो, मैं शेयर करता हूँ। कुछ कुछ एक्सटेंशन है जो यहाँ से तुम जाके इंस्टॉल कर सकते हो। जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ और क्या इसका फायदा है। ये है एक डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में, ये अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कर रहा है कि एक फंक्शन तुम्हारा लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर तुम कुछ उसका डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना चाहते हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या कैप्चर करते हैं, डिस्क्रिप्शन अबाउट द फंक्शन, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है और वो क्या रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। इसका एग्जांपल अगर एक यहाँ पे ले तो इसे बना सकते हैं। और ये अभी जो लिख रहा हूँ वो उसको टाइपिंग बोलते हैं, जो कि नॉर्मली तुम्हारा डिफाइन करता है कि ये जो तुम इनपुट आउटपुट ले रहे हो ये क्या है। तो ये फंक्शन हेलो एक नेम इनपुट लेता है वेरिएबल जो कि एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग आउटपुट करता है। यहाँ पे अगर तुम आके 3 टिक करके एंटर करोगे तो ये तुमको एक ऑटोमेटिक डॉक स्ट्रिंग बना के देगा। इसको तुम कैसे अपडेट कर सकते हो, This is hello अब ये अगर जब पास होता है तब ये कैसा दिखता है। यहाँ पे अगर देखोगे ये जो मैनुअल बना हुआ है ये सारा तुम्हारा डॉक पैकेज से बना है। इसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं, जो कि कोई भी डॉक स्ट्रिंग को पास करता है। तो यहाँ पे ये जो भी है ये सब एक फंक्शन है। इसमें तुम क्लिक करोगे तो ये दिखाता है कि इसका एट्रीब्यूट क्या है, एमडी अरे है, नंबर ऑफ दिस। इसमें तुम एग्जांपल दे सकते हो कुछ भी जो इस फंक्शन को समझने के लिए एक यूजर को जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लैटन फंक्शन है उसका पैरामीटर ये है जो कि रिटर्न ये करता है और उसका एग्जांपल कुछ ऐसे बना हुआ है जो कि प्रीटी मच सेम है ये स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे तुम ये लिखते हो, एक कमांड रन होता है स्विंग्स का, स्विंग्स जनरेट ऑटोडॉक, जो कि ये जो कोड है उसको इस हिसाब से पास कर देता है जो कि यूजर के लिए हेल्पफुल होता है। ये तो हो गया डॉक स्ट्रिंग। ये एक वे हो गया तुम्हारे फंक्शन को या फिर कोड को डॉक्यूमेंट करने का। दूसरा भी ही वेज होता है जो कि है तुम्हारा स्वैगर यूआई डॉक्यूमेंटेशन। वो वो हम लोग के काम के साथ ज्यादा रिलेटेड है। वो हम लोग देखेंगे बाद में कैसे हम लोग एक एपीआई को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बट ये भी एक बहुत ही कॉमन यूज्ड डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी है एपीआई को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो इसका अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे अगर देख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट मेथड है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, ऐड अ न्यू पेज टू द स्टोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसको और भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया जा सकता है। हर एक पॉइंट को डॉक्यूमेंट, हर एक एपीआई को डॉक्यूमेंट, उसको वर्जनिंग एंड कैटलॉग में
तो इसका टूल हो गया स्वैगर हीरो। तो मोटा मोटी ये सीन है। शेखर अगर हो गया तो फिर से शेयर करो एक बार। हाँ हो गया। ठीक है, ये फिनिश कर दो और इसके बाद डॉकर इंस्टॉल करने के बाद फिर से एक बार VS कोड रिस्टार्ट करो। जी चल रहा है, ये क्लोज कर दो, ये दो ओपन हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला मैं देखूं क्या होता है। चल रहा है, अभी ठीक है, गिट हो गया ना, तो आगे डॉकर कर दो। संचिता, तुम्हारे सिस्टम में अगर डॉकर इंस्टॉल नहीं है, सेम स्टेप फॉलो करके तुम भी इंस्टॉल कर लो। ठीक है। संचिता, तुम कर रहे हो, कुछ ब्लॉकर आ रहा है। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर का इंस्टॉल कर देख रही हूँ। हाँ, ठीक है, कुछ ब्लॉक होगा तो बोल दो। हाँ
ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब दूसरा एक्सटेंशन डिस्कस कर लेते हैं। शिखर मैं शेयर करता हूँ, तुम स्टॉप करो ऊपर। ठीक है, पहला वाला तो हो गया डॉक स्ट्रिंग पार्सर का। ठीक है, ये ऑटो डॉक स्ट्रिंग, ये सारे लिस्ट में शेयर कर दूंगा कौन कौन सा है। ठीक है, एक बार देख लेना उस हिसाब से। ये कोड स्पेल चेक है नॉर्मल, जैसे अगर कुछ इशू है तो स्पेल चेक करने के लिए। डॉकर सेम, जो डॉकर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं उसका VS कोड का एक्सटेंशन है। इसमें तुम्हारा क्या क्या डॉकर इमेजेस बना हुआ है, कौन कौन से रजिस्ट्री से कनेक्टेड है, क्या नेटवर्क है, वॉल्यूम है, ये सब बाद में आएंगे इस पे, बट मोटा मोटी डॉकर रिलेटेड चीजें तो ये एक्सटेंशन के थ्रू इजीली देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेल व्यूअर। इसका पर्पस एक ही है, अगर तुम्हारे पास कोई XLSX फाइल है, अगर कोई दूसरा CSV फाइल है तो तुमको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा। ये अगर ये स्क्रीन पे देख सकते हो तो फिर यहाँ पे इजीली तुम्हारा दिख जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, ये गैदर है एक जुपिटर नोटबुक से रिलेटेड एक्सटेंशन, इसमें बाद में आता है बट एक बार इंस्टॉल करके रख सकते हो तो उसमें काम आता है जुपिटर के रिलेटेड चीजों में। यहाँ पे अगर ये देख सकते हो गिट ग्राफ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा गिट जो है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है लिनियर हिस्ट्री, वो मेंटेन हो रहा है या नहीं, या फिर कौन सा ब्रांच कहाँ से ओरिजिनेट होकर कहाँ तक जा रहा है। मोटा मोटी गिट या वर्जन कंट्रोल से रिलेटेड चीजें तुम ये सारे में देख सकते हो, गिट ग्राफ, गिट हिस्ट्री। कोपायलट में यूज करता हूँ मेनली। इसका फायदा ये है कि तुम कुछ लिख के ये जो वेल ऑप्टिमाइज्ड कोड है उसको फेस कर सकते हो। बहुत जल्दी डेवलप करने के लिए चीजें जरूरी है, सीखने के लिए अच्छा नहीं है, बट मोटा मोटी अगर प्रोडक्टिव तरीके से कुछ बहुत जल्दी डिलीवर करना है तो ये गिटहब कोपायलट काफी हेल्पफुल एक्सटेंशन है। बाकी ये पुल रिक्वेस्ट एंड इशू, ये वही है कि तुमको अगर VS कोड से VS कोड विदाउट लीव करे, तुमको अगर कोई पुल रिक्वेस्ट करना है या फिर कोई इशू से नया पुल रिक्वेस्ट या ब्रांच क्रिएट करना है, मर्ज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर रिव्यू करना है तो वो तुम इस एक्सटेंशन के साथ कर सकते हो। तो ये गिटहब रिलेटेड एक्सटेंशन है, ये तीन इंस्टॉल कर सकते हो। गिटमोजी है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वेंशनल कमिट बोल के, जो कि हम लोग बाद में जब गिट डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि क्या है, बट एक गिटमोजी भी एक यूजफुल एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब रिलेटेड टू जुपिटर नोटबुक है। जुपिटर नोटबुक तुमको एक इंटरफेस देता है, पाइथन को लाइन बाय लाइन रन करके चीजें जनरेट करने का, मोस्टली डेटा साइंस के लिए यूज होता है, बट ये तीन इंस्टॉल करके रख सकते हो। बाइलेंस जो है ये लैंग्वेज सर्वर है पाइथन का। पाइथन माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशन है, बहुत सारी चीजों के साथ आता है, जैसे तुम्हारे लिंकिंग, फॉर्मेटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये तो बिल्कुल इंस्टॉल करना अगर जैंगो वगैरह में काम करना है तो। बाकी और कुछ कुछ है जो कि हेल्पर है, पाइथन इंडेंटेशन चेक करने के लिए इंडेंट, फिर रेनबो ब्रैकेट, ये सब टू डू, ये सब प्रोडक्टिविटी है, अगर करना हो तो कर लेना, तो मत करो, ये शेयर कर दूंगा ये लिस्ट। ठीक है, एक नया एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेम यहाँ पे जाके तुम यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करो, जैसे ये वाला है, यहाँ पे जाके इंस्टॉल क्लिक करोगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फाइल ये है कि settings.json, इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये तुमको जेसन फाइल ओपन करके देगा। ठीक है, यहाँ पे तुम कोई भी अपना वाला सेटिंग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये VS कोड जो है ये फुल्ली कस्टमाइज हो जाता है, मतलब हर एक एलिमेंट इसका कस्टमाइजेबल है। कहाँ से कस्टमाइज होता है, यहाँ से कस्टमाइज होता है। ठीक है, तो तुमको जो भी करना है, यहाँ पे अगर कोई लैंग्वेज सर्वर लगाना है, कोई तुमको प्रेडिक्शन चाहिए टाइप करते करते, कुछ भी चाहिए तो वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली कस्टमाइजेबल हो जाता है। इसको अगर तुमको बैकअप लेना है तो तुमको यहाँ पे जाके टर्न ऑन सिंक सेटिंग करना पड़ेगा। ये तुम्हारा गिटहब अकाउंट यूज करेगा, तुम्हारा ये जो सिंक है ये तुम्हारा VS कोड का आईडी का सिंक गिटहब से लिंक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसका फायदा ये है कि तुम कभी भी दूसरे कंप्यूटर में जब VS कोड स्टार्ट करोगे तुमको और कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तुम्हारा सारा एक्सटेंशन वगैरह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा वो सिस्टम में। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, शेखर क्या चल रहा है, हो रहा है क्या? डॉक्टर हो गया है। हो गया, एक बार शेयर करो। ठीक
क्लोज कर दो, यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है, ये बाकी एनाकोंडा हो गया, नहीं सेम चल ही रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, मोटा मोटी ये अगर खत्म हो जाएगा तो फिर तुम बेसिकली एनाकोंडा जब इंस्टॉल होगा तब ऐसा दिखेगा। ये अभी रिस्टार्ट मत करो, एनाकोंडा बंद हो जाएगा। मैं एक बार अपने सिस्टम में दिखाता हूँ, एक बार स्टॉप करो। तो एनाकोंडा जब इंस्टॉल हो जाएगा, VS कोड का टर्मिनल ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मतलब तुम जो एनाकोंडा का बेस एनवायरनमेंट है इस पे हो। अब अगर तुमको कुछ और क्रिएट करना है ऑन टॉप ऑफ दिस, तो वो तुम यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं एक देखो, इसके लिए CLI बेस्ड कमांड्स अवेलेबल हैं। एक कॉन्डा चीट शीट शेयर करूंगा, वहां से देख सकते हो। बट मोटा मोटी मान लो अगर तुमको एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वो तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो। तुमको बेसिकली ये जो कॉन्डा है ये इसका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जैसे कि नॉर्मली CLI ऐप काम करता है, ठीक है। तो उस तरीके से तुम एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टॉय ऐप बोल के एनवायरनमेंट क्रिएट किया था मैंने, ठीक है, जो यूज कर रहा था पाइथन 3.8। तो तुम ये रन करोगे तो फिर ये वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और उसको तुम ये करके एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरे वाले में है, तो फिर बेटर ये है कि मैं क्रिएट करके दिखा दूं। ठीक है, ये कर रहा हूँ तो फिर ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्रिएट करके बता देगा जब क्रिएट हो गया। यहाँ पे देख रहे हो ये बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट एक्टिवेट आया और डीएक्टिवेट। तो अगर मैं यहाँ पे ये ऑन करता हूँ तो ये मेरा बेस चेंज हो जाएगा टॉय ऐप से, ठीक है। तो मतलब मैं ये एनवायरनमेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ ये सिर्फ टॉय ऐप के अंदर ही अवेलेबल होगा, उसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको डीएक्टिवेट करके बेस में जाके पैंडास ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, ये सीन है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल करना। अभी इसका बेसिक यूज केस क्या है, इसके अंदर हम लोग क्लास जाएंगे, जो भी अपने को लगेगा वो यूज करके यहाँ पे एक वेब सर्वर स्पिन अप करेंगे जिसके थ्रू हम लोग रेस्ट एपीआई होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बेसिक चीजें हैं जो अपने को चाहिए होगा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। लिनक्स के लिए यहाँ पे ये सब अवेलेबल है और यहाँ पे बाकी रिसोर्सेज भी है। ट्राई करेंगे हम लोग के लिनक्स पे स्टिक करें, तो अगर पॉसिबल है तो एक डुअल बूट बना लो या फिर दूसरा रख सकते हो विंडोज। बट जो भी अगर पॉसिबल है, तो नहीं है तो ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सेम बाकी रिसोर्सेज है कि कैसे डॉकर इंस्टॉल करना है उबंटू में, यहाँ पे कैसे डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है। एक कैवियट गिट इंस्टॉल करने के बाद ये आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करेगा, इसको तुमको दो तीन चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। उसमें से जो मेजर चीज है वो है ये दो, ठीक है। यहाँ पे तुम अपना नाम और ईमेल आईडी डाल के ये वाला क्रिएट कर लो, तो फिर ये गिट को पता चल जाएगा इस गिट अकाउंट से, इस मशीन से जो कमिट कर रहा है उसका नाम है ये और उसका ईमेल आईडी है वो ये वाला। और ये सेम चीज तुम्हारा गिटहब में जाके रिफ्लेक्टेड होगा। तुम्हारा लोकल में ये ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि लोकल में तुम किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करते हो। बट अगर तुम गिटहब में कोई कोड पुश कर रहे हो तो यही तुम्हारा आइडेंटिटी है, ठीक है। ये गलत डालोगे तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि ये कोड शेखर कर रहा है, संदर्भ कर रहा है, कोई भी, ठीक है। तो ये ठीक तरीके से डाल दो और इसके बाद मतलब तुम इजीली गिट यूज कर सकते हो। VS स्टूडियो VS कोड के साथ बहुत सारा प्लगइन आता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का है, VS कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसका सीमलेस इंटीग्रेशन है। यहाँ पे तुम एक बार एसएसओ कर दोगे तो फिर तुमको बार बार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एट अ हाई लेवल यही है, एक बार लगा दो वो हो गया तो फिर ये सारा हम लोग अभी भी कर सकते हैं बैठ के एक्सटेंशन इंस्टॉल, या फिर बाद में इंस्टॉल करके कल एक बार अपडेट कर सकते हो कैसा होगा। ठीक है, अच्छा तो भी मतलब ये हो ही रहा है ना, कॉन्डा भी हो नहीं complete। एक बार बोलो फिर से।
एनाकोंडा मतलब हो ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। एनाकोंडा हो गया क्या? नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चैट में ये जो एक्सटेंशन मैं यूज कर रहा हूँ ये शेयर करता हूँ। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से अगर कुछ अच्छा मिले तो फिर वो भी बता सकते हो कि ये वाला एक्सटेंशन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा या कुछ भी। बट ये सारे इंस्टॉल कर लो, बाद में काम आएंगे। और ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो जाए एनाकोंडा का तो रिस्टार्ट कर लेना सिस्टम। डॉकर भी हो जाए तो रिस्टार्ट करके VS कोड में ये सारे एक्सटेंशन कम से कम इंस्टॉल कर लो ताकि तुम्हारा सिस्टम रनिंग हो जाए। ठीक है, बाद में इसका यूसेज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट होना चाहिए। आशित कुछ छूट रहा है क्या मेरे से? नहीं नहीं, मेजरली तो पूरा कम वही है, कवर्ड है मेरे ख्याल से। सेटअप मेरे ख्याल से बहुत लोग सिस्टम पे होगा, पर एक सेम पेज पे आ जाते हैं सेटअप्स के रिलेटेड। तो होपफुली आज शाम तक तो सबका हो जाना चाहिए कंप्लीट। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है व्हाट्सएप में पिन करो, वहीं पे बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे फटाफट। बट एक बार थोड़ा सेटअप कर लेते हैं सिस्टम, ठीक है? क्योंकि बाद में काम स्टार्ट करोगे ये अपने हिसाब से खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अगर फालतू ये सब एनवायरमेंट से लड़ते रहे। तो बेटर है कि एक स्मूथ सेटअप से कर लो, उसके बाद तो ठीक है, कर सकते हैं अपने पेस में काम। ठीक है, चलो कूल। ये वाला रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा कहीं पे, अगर कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो देख लेना। बाकी चैट में भी है क्या क्या एक्सटेंशन है, लिस्ट मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, वो एक्सेल में डाल दूंगा। और अगर कुछ रीडिंग मटेरियल मिले तो सेम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, कूल देन। चलो ठीक है, बाद में कनेक्ट करते हैं फिर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स ऑल।